मिसराज आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और अंबेडकर की विचारधाराओं के अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने अंबेडकर की पिछली क्लास में सामाजिक विचारधारा यानी सोशल थॉट के बारे में पढ़ा था। अंबेडकर के आर्थिक विचारधारा के बारे में हम लोग यहाँ पर अध्ययन करना चाहेंगे। आर्थिक विचारधारा के बारे में जब हम जाएंगे तो अंबेडकर के बारे में एक चीज समझ लेना जरूरी है कि बेसिकली अंबेडकर वाज ट्रेन्ड एज ए इकोनॉमिस्ट। अंबेडकर जो थे उनकी एक तरह से इकोनॉमिस्ट के रूप में ही उनकी ट्रेनिंग हुई थी एंड ही वाज ए प्रोफेशनल इकोनॉमिस्ट टिल 1921 तक वो एक अर्थशास्त्री के रूप में ही काम कर रहे थे। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम? वो इसलिए आप इनकी किताबों में देखिए, सी इन द बुक्स, एडमिनिस्ट्रेशन एंड द फाइनेंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस के ऊपर लिखा है इन्होंने। द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, जो ब्रिटिश शासन काल के दौरान जो प्रोविंशियल फाइनेंस था यानी जो प्रोविंसेस थे उनकी जो आर्थिक स्थिति थी उसके ऊपर लिखा है इन्होंने। एंड द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन। प्रॉब्लम ऑफ रूपी, जो भारत की जो उस समय इकोनॉमिक कंडीशन थी, जो रुपये का एक्सचेंज का जो प्रॉब्लम था, गोल्ड स्टैंडर्ड, गोल्ड एक्सचेंज, उन सब के बारे में स्टडी किया और इस किताब में उन्होंने इसे प्रस्तुत किया। और इतना ही नहीं, आज जो हमारा आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन आइडिया ऑफ अंबेडकर। अंबेडकर के विचारधारा पर ही आधारित है। एंड हिज थॉट वाज प्रेजेंटेड टू हिल्टन यंग। हिल्टन यंग कमीशन के आधार पर आरबीआई की स्थापना हुई, ये तो सबको पता है। लेकिन हिल्टन यंग को ये जो थॉट डेवलप किया ये अंबेडकर ने ही किया। तो यहां इन बातों से ये पता चल जाता है कि अंबेडकर की अपनी एक इकोनॉमिक थ्योरी थी और वो भारत को उस इकोनॉमिक थ्योरी के आधार पर इक्वालिटी यानी समानता और समानता के माध्यम से अनटचेबिलिटी और डिप्रेस्ड क्लास के इंप्रूवमेंट की बात करते थे। वैसे उनकी जितनी भी, चाहे वो इकोनॉमिक थ्योरी हो या सोशल थ्योरी हो या पॉलिटिकल थ्योरी हो, सबके सेंटर में एक चीज रहेगी, इक्वालिटी। और इक्वालिटी के साथ साथ वो लोगों के सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं और साफ साफ कहते हैं कि ये जिस इंडिपेंडेंस के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं वो इंडिपेंडेंस तभी फ्रूटफुल होगा, वो इंडिपेंडेंस तभी सफल होगा जब समाज में, जब सोसाइटी में इक्वालिटी होगी, जब समाज में लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, इकोनॉमिक कंडीशन इज बेटर, ओनली देन दैट इंडिपेंडेंस विल बी वैल्यूएबल। तो इकोनॉमिक थॉट की बात जब हम करेंगे तो हमें यह समझ लेना पड़ेगा कि जो अंबेडकर हैं इनकी सोच केवल इकोनॉमिक सोच नहीं है, इस सोच के साथ साथ वो उसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी करते हैं। और अगर इनकी स्टडी की बात करेंगे तो देखिए, डॉक्टरेट इन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में इन्होंने डॉक्टरेट किया और वो भी दो जगहों से, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। कोलंबिया यूनिवर्सिटी यूएस एंड लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स लंदन यानी कि इंग्लैंड। तो आप ये इनकी स्टडी का जो एरिया है बहुत व्यापक है, वेरी ब्रॉड एरिया ऑफ स्टडी। और भारत में उस समय चर्चा चली थी, वो जो प्रॉब्लम ऑफ रूपी की मैं बात कर रहा हूं, वो चर्चा चल रही थी कि गोल्ड स्टैंडर्ड अपनाया जाए या गोल्ड एक्सचेंज अपनाया जाए। तो इन्होंने कीन्स की थ्योरी का अपोज करते हुए गोल्ड स्टैंडर्ड की सिफारिश की थी और बाद में गोल्ड स्टैंडर्ड को अपनाया भी गया था। इसके अलावा इन्होंने जो कोलंबिया में डिसर्टेशन लिखा था, कोलंबिया डिसर्टेशन, जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जो पीएचडी के लिए इन्होंने लिखा था, वो किस मुद्दे पर लिखा था? सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन, केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों के ऊपर लिखा था। और वही सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 268 से 293 के बीच भी दिखाई पड़ता है। यानी जो इन्होंने पढ़ा, जो इन्होंने सीखा, जो लोगों की बेहतरी और इक्वालिटी के लिए समाज में जो किया जा सकता है, जो उन्होंने महसूस किया, वो सब उन्होंने अप्लाई करने की भी कोशिश की, केवल वो थ्योरी में ही नहीं रहा। इसके अलावा ऐसे ऑन फार्मिंग एंड फार्म होल्डिंग, ये जो हमारे देश के जो कृषक लोग हैं, किसान लोग हैं, उन किसानों की स्थिति को बेहतर कैसे करें, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन को बेहतर कैसे करें, इसकी
लिए भी इन्होंने किताब लिखी, एंड दैट इज कॉल्ड द एसे ऑन फार्मिंग एंड फार्म होल्डिंग। यानी कि अंबेडकर की विचारधाराओं को समझने के लिए हमें उनके व्यक्तित्व को समझना जरूरी है, तभी हम समझ पाएंगे कि आज भी अंबेडकर इतने प्रासंगिक, इतने रेलिवेंट क्यों हैं। और बात देखिए, आज जिसके लिए लड़ाइयां चल रही है, आज अगर किसान आंदोलन हो रहे हैं, कानूनों का विरोध हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? आप अंबेडकर के इन विचारों में देखिए, झांक के देखिए कि क्या महसूस करते हैं आप। भारत में तेजी से औद्योगिकरण के लिए ये राजकीय समाजवाद यानी स्टेट सोशलिज्म की वकालत करते हैं। फॉर द फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया ही सपोर्ट्स स्टेट सोशलिज्म। स्टेट सोशलिज्म का मतलब क्या हुआ कि निजी संस्थाओं पर निर्भर रह करके आत्मनिर्भरता, सेल्फ डिपेंडेंसी नहीं मिल सकती। इसीलिए स्टेट सोशलिज्म होना चाहिए ना, राज्य का सोशल जस्टिस लाने के लिए, लोगों को रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट देने के लिए राज्य को खुद प्रयास करना पड़ेगा। यानी राज्य मतलब देश, राज्य मतलब सरकार, राज्य मतलब राज्य के उद्योग लगाने पड़ेंगे, यानी इंडस्ट्री होनी चाहिए सरकार की। ये नहीं कि निजी संस्थाओं पर निर्भर है कि वो इंडस्ट्री लगाएंगे तो लोगों को नौकरी मिलेगी। गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड द जॉब टू द पीपल, और इसके लिए चाहिए स्टेट सोशलिज्म। यही है अंबेडकर की विचारधारा। ये देखिए, आप स्टेट सोशलिज्म की बात करते हैं और क्या कहते हैं, कृषि को बोलते हैं कि राज्य का उद्योग होना चाहिए। कृषि के लिए क्यों समस्या आ रही किसानों को? क्योंकि आज कृषि को भी ये निजी संस्थाओं के साथ जोड़ रहे। अंबेडकर कहते थे यार कृषि बेसिक चीज है, लोगों को भोजन मिलता है, इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। ये तो स्टेट की इंडस्ट्री है, ये तो राज्य का उद्योग है। अगर कृषि को राज्य का उद्योग मान लिया जाए तो आज किसानों को आंदोलन क्यों करना पड़ता है? लेकिन नहीं, कृषि को निजी हाथों में सौंपने की कोशिश चल रही है, और यही कारण है कि किसान असंतुष्ट हो गए हैं। तो इस तरह से एग्रीकल्चर जो है ये स्टेट इंडस्ट्री हो गया। एग्रीकल्चर, ही सपोर्टेड एग्रीकल्चर एज द स्टेट इंडस्ट्री। बीमा पर राज्य के एकाधिकार की बात करते हैं, बीमा पर राज्य के एकाधिकार की बात करते हैं। He also supports the monopoly of state on insurance। क्या कहते हैं वो? कि बीमा एक ऐसी दूरगामी चीज है जिसमें लोग लंबे समय के लिए अपना सेविंग, लंबे समय के लिए अपना पैसा जमा करते हैं, तो इसको निजी हाथों में सौंपना खतरनाक होगा। दिस विल बी डेंजरस टू गिव इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन द प्राइवेट हैंड्स। आज अंबेडकर की बातें होती हैं, अंबेडकर को सम्मान दिया जाता है, अंबेडकर के नाम पर वोट बैंक बनाए जाते हैं, लेकिन अंबेडकर की बात को मानता कौन है? कौन मान रहा है अंबेडकर की बात? जहां तक वोट बैंक की बात होती है वहां तक तो अंबेडकर की चर्चा होती है। अरे भाई, अगर अंबेडकर को आप इतना ही सम्मान करते हो तो जरा सोचो ना, बीमा को प्राइवेटाइज क्यों कर रहे हो? जब जनता की इतनी ही चिंता है तो व्हाई यू आर प्राइवेटाइजिंग इंश्योरेंस? अंबेडकर क्या कहते हैं? अंबेडकर जो इतने बेहतरीन इकोनॉमिस्ट हैं, मैंने बताया आपको, उनकी किताबें, उनकी पीएचडी की डिग्री, उनकी जो उनका जो अपना थॉट है इकोनॉमिक्स के ऊपर, वो साफ कहते हैं कि इंश्योरेंस शुड बी द स्टेट इंडस्ट्री। राज्य का उद्योग होना चाहिए बीमा को। मूलभूत उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। जो बेसिक इंडस्ट्री जैसे स्टील हो गया, सीमेंट हो गया, सड़क बनाने का काम हो गया, ऐसे काम जिससे लोगों को रोजगार मिलता है, ऐसे काम जिससे कि हमारे अर्थव्यवस्था को गति मिलती है, ऐसे कामों को मूलभूत उद्योग कहेंगे, बेसिक इंडस्ट्री कहेंगे। और जो बेसिक इंडस्ट्री होगा उसका नेशनलाइजेशन होना चाहिए। उनको ये नहीं कि प्राइवेट हैंड्स में आप छोड़ दो, निजी हाथों में छोड़ दो, नहीं, दैट शुड बी नेशनलाइज। और आजकल क्या हो रहा है? अंबेडकर की बातें तो हो रही हैं, लेकिन जितने भी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, उनको क्या कर रही है सरकारें? उनको सबको डिसइन्वेस्ट कर रही है, उनके जो है शेयर बेच रहे हैं। अब यहां पर तो अगर मैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करूं तो देखिए, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के संदर्भ में तो ये है कि पहली चीज तो ये है कि पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री है, और ये कहते हैं, अंबेडकर कहते हैं कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो है प्राइवेटाइज होना ही नहीं चाहिए।
चाहिए, ये तो स्टेट की इंडस्ट्री होनी चाहिए, राज्य का एकाधिकार होना चाहिए। दूसरी बात, अगर पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री है तो इसको नेशनलाइज किया गया है, नेशनलाइज इंडस्ट्री है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और इसका अगर सरकार शेयर बेचने की कोशिश कर रही है तो ये तो जनता के साथ दोहरा प्रहार है, जनता के ऊपर ये बहुत गहरा प्रहार है, और इसका नुकसान जो है बहुत दूरगामी होंगे। क्योंकि अंबेडकर ने अगर ये बात कही है तो जरूर उनने कुछ दूरगामी और लोगों के वेलफेयर को ध्यान में रखकर कही है। तो सरकारों को इनकी बातों पर को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। और आगे कहते हैं कि आखिर सरकार का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ गवर्नमेंट। भारतीय समाज के गरीब और कमजोर वर्गों के हितों के संवर्धन व सुरक्षा के लिए आवश्यक है। ये जो राष्ट्रीय उद्योग होंगे, ये जो नेशनलाइज इंडस्ट्री होंगे, ये किनका वेलफेयर करेगा, फॉर द पुअर एंड द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। इसलिए नेशनलाइजेशन जरूरी है। आज जितनी भी सरकारें हैं, चाहे स्टेट की हो या सेंटर की हो, सभी यही कहते हैं कि हम गरीब और कमजोरों की सरकार है, हम किसान की सरकार है। लेकिन जो बात अंबेडकर कह रहे हैं उसका कितना प्रतिशत वो फॉलो करते हैं। इंश्योरेंस की नेशनलाइजेशन की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर आप बेसिक इंडस्ट्रीज को अगर आप नेशनलाइज रखते हैं और साथ में नेशनलाइज उनको अगर राष्ट्रीयकृत करते हैं तो इससे तो गरीब और कमजोर लोगों का भला होगा। तो फिर प्राइवेटाइज क्यों करते हैं, फिर उनका डिसइन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं, क्यों कमजोर करते हैं नेशनलाइज इंडस्ट्रीज को। तो अंबेडकर के विचारों से ये बात निकल करके आती है कि उनका जो इकोनॉमिक थॉट है, उनकी जो आर्थिक विचारधारा है, ये संविधान में राजकीय समाजवाद को मान्यता देता है, यानी स्टेट सोशलिज्म को मान्यता। सोशलिज्म मतलब समाज में समानता लाना। समानता लाने का मतलब यह है कि जाति के आधार पर भेदभाव ना हो, चाहे किसी भी जाति का व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति हो, उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी हो कि वो बेहतर ढंग से जीवन यापन कर सके, रोजगार में बराबर का अवसर मिल सके, उसके साथ सामाजिक भेदभाव न किया जाए। यही तो चाहते हैं अंबेडकर। तो इसीलिए वो स्टेट सोशलिज्म की बात करते हैं और समर्थन देते हैं वैयक्तिक उद्योगों से धन की और अगर मान लीजिए राजकीय समाजवाद नहीं होगा, इंडिविजुअल इंडस्ट्री को बढ़ावा देंगे तो इससे क्या होगा, व्यक्तिगत धन की विषमता बढ़ेगी और यही तो कम करना है, यही कम करना। समानता कैसे आएगी, अपने सपने में सोचने से तो नहीं आएगी। तो सपने में सोचने से अगर इक्वालिटी नहीं आ रही है तो कैसे आएगी। आप जो है स्टेट सोशलिज्म को बढ़ाइए। स्टेट सोशलिज्म का मतलब ये हुआ कि स्टेट को इंडस्ट्रीज लगाने पड़ेंगे, स्टेट को जो निजी उद्योग हैं उनको नेशनलाइज करने पड़ेंगे और उन उद्योगों में जो पिछड़े और कमजोर तबके के लोग हैं उनको रोजगार के अवसर देने पड़ेंगे और इस तरह से उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा और साथ ही साथ सामाजिक स्थिति में भी सुधार होगा और तब समानता आएगी। अगर हम निजी उद्योगों के भरोसे रह गए तो समाज में धन की विषमता ही होगी, समानता तो हो ही नहीं सकती। भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का मूलभूत कारण उनका मानना है कि भूमि की व्यवस्था में परिवर्तन में देरी है। आखिर भारतीय समाज में, इन इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज में क्यों असमानता है, व्हाई देयर इज ए डिसिमिलरिटी। तो उसका कारण उन्होंने बोला कि जो भूमि व्यवस्था में सुधार की जरूरत है वो भूमि व्यवस्था में सुधार जल्दी से जल्दी किया जाना चाहिए, क्योंकि जो जमीनें हैं वो तो बहुत कम लोगों के पास है ना, क्योंकि ब्रिटिश शासन काल में तो जमींदारी व्यवस्था थी और जमींदारी व्यवस्था में तो सारी जमीन जमींदारों के पास थी और जमींदार वो लोग थे जो समाज के उच्च वर्ग या उच्च जाति के लोग थे। तो जब तक समाज में भूमि का वितरण सही नहीं होगा, जो जमीन है उसका विभाजन सही नहीं होगा, समानता कहां से आएगी। तो वो भूमि सुधार में तेजी लाने की बात कहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि उच्च जातियां ही सामान्यतः कृषि भूमि की मालिक रही हैं, जो जमींदारों के नाम से जानी जाती हैं। मध्यम जातियां तो परंपरागत रूप से खेती करती हैं और निम्न जातियां जो हैं भूमिहीन श्रमिक हैं। तो ये जो भूमिहीन श्रमिक हैं या ये जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, इनको अगर जमीन मिले, इनको अगर काम करने का अवसर मिले तो इससे समाज में जो है कृषि का उत्पादन भी बढ़ेगा और साथ ही साथ आर्थिक समानता भी बढ़ेगी। तो कृषि में सुधार की बात भी ये कहते हैं। और क्या कहते हैं
हैं परंपरागत ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो कि कृषि पर निर्भर है, सामाजिक आर्थिक समस्याओं का मूलभूत कारण है। कारण क्या बताया इन्होंने? क्योंकि देखिए हमारा जो रूरल एरिया है वो पूरी तरह से किस पर निर्भर है? पूरी तरह से कृषि पर निर्भर है। और कृषि की प्रॉब्लम क्या है? भूमि सुधार नहीं हो रहा है। भूमि सुधार नहीं होने से क्या हो रहा है? जो गरीब है वो गरीब ही है, जो दलित है वो दलित ही है, जो पिछड़ी जाति का है वो पिछड़ी जाति का ही है। यानी जाति व्यवस्था में भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। और जाति व्यवस्था में परिवर्तन नहीं होगा, लोगों को मनोवैज्ञानिक सोच में बदलाव नहीं आएगा, तब तक हम समाज में समानता की बात कैसे करेंगे? तो इसीलिए वो परंपरागत ट्रेडिशनल जो रूरल इकोनॉमी है उसको वो बदलना चाहते थे। और कहते हैं कि इन्होंने स्मॉल होल्डिंग्स इन इंडिया एंड देयर रेमेडीज में उन्होंने कृषि सुधार की सिफारिश की है। उन्होंने एक लेख भी लिखा है, उसमें उन्होंने बोला कि स्मॉल होल्डिंग्स इन इंडिया, हमारे देश में जो छोटे छोटे किसान हैं जिनके पास जमीन 1 एकड़ से भी कम है, जब तक हम उनकी स्थिति में सुधार नहीं लाएंगे, जब तक उनके जीवन यापन में परिवर्तन नहीं लाएंगे, तब तक समाज में बदलाव लाना मुश्किल होगा। और जाति व्यवस्था को, जाति का जो भेदभाव है, जाति के कारण जो हमारे समाज में जो अस्पृश्यता का प्रचलन है जाति व्यवस्था के कारण या वर्ण व्यवस्था के कारण, उसको भी हम दूर नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए ये बेहद जरूरी है, दिस इज क्वाइट एसेंशियल दैट द एग्रीकल्चर रिफॉर्म शुड बी मेड वेरी रैपिडली। कृषि में सुधार तेजी से होना चाहिए। नंबर 2, कृषि में सुधार जब होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जब जो भूमिहीन लोग हैं, और भूमिहीन कौन है? ज्यादातर निम्न जातियों के लोग हैं, तो अगर उन्हें जमीन मिलेगी, उन्हें खेती का अवसर मिलेगा। फिर उन्होंने कहा कि जो इंडस्ट्रीज हैं अगर वो नेशनलाइज होंगे, वहां पर जो हमारे समाज के पिछड़े और कमजोर वर्ग के लोग हैं उन्हें जो है नियोजन यानी उन्हें एम्प्लॉयमेंट का अवसर मिलेगा। तो धीरे धीरे हमारे समाज की जो एक गंभीर समस्या है जिसको अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी के नाम से हम जानते हैं, वो स्लोली कम होती जाएगी और समाज में समानता बन जाएगी और इस तरह से एक बेहतर समाज का निर्माण होगा। यही अल्टीमेटली हमारे अंबेडकर महोदय का एक महत्वपूर्ण सोच है। वो सामूहिक खेती को बढ़ावा देने की बात करते हैं। सामूहिक खेती यानी ग्रुप फार्मिंग, इसलिए क्योंकि देखिए किसानों की स्थिति बेहद खराब थी, तो उनका यह सोचना था कि अगर सामूहिक खेती होगी, अगर एक गांव के लोग हैं और वो गांव के लोग मिलजुल करके खेती करना चाहते हैं, तो प्रॉब्लम क्या है? What is the problem behind it? और सरकार का काम यह है कि उनको पानी की व्यवस्था उपलब्ध करा दिया जाए, उनको जो है बीज की व्यवस्था उपलब्ध करा दी जाए, उन्हें खाद की सुविधा उपलब्ध करा दी जाए और थोड़ा बहुत वित्त उपलब्ध करा दिया जाए। क्यों? क्योंकि वित्त की कमी के कारण कर्ज के शिकार हो जाते हैं किसान। कर्ज के शिकार होने के कारण बाउंडेड लेबर डेवलप हो जाता है, बंधुआ मजदूरी विकसित हो जाती। तो सरकार की यह जिम्मेदारी है कि सामूहिक खेती को बढ़ावा देते हुए यानी कि ग्रुप फार्मिंग, कोऑपरेटिव फार्मिंग को बढ़ावा देते हुए उन्हें थोड़ा सहयोग करें। इससे जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में या जो कृषक लोग हैं उनके जीवन स्तर में सुधार होगा। और जब जीवन स्तर में सुधार होगा, जब जाति व्यवस्था प्रभावी नहीं रह पाएगी और सभी के जीवन स्तर में सुधार होगा, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, तो जाति अपने आप कमजोर पड़ जाएगी। और जब जाति कमजोर पड़ेगी तो अस्पृश्यता का भी अंत होगा और जो जिनको समाज में दलित कहा जाता है वो दलितों की स्थिति में सुधार होगा और इस तरह से एक बेहतर समाज का निर्माण होगा। तो कुल मिलाकर के अंबेडकर की जो आर्थिक विचारधारा है, उस आर्थिक विचारधारा के केंद्र में समानता है, सामाजिक समानता है, आर्थिक समानता है। और जब सामाजिक और आर्थिक समानता होगी तो स्वतंत्रता का महत्व बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि स्वतंत्रता का वो भोग कर पाएंगे, संविधान की भावना को समझ पाएंगे, इसीलिए वो इस तरह से अपनी बातों को रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आर्थिक विचारधारा के अंतर्गत अगर अंबेडकर को अगर देखना चाहेंगे तो पहली से चीज तो ये याद रखना है कि वो राजकीय समाजवाद यानी स्टेट सोशलिज्म की बात करते हैं। नंबर 1, स्टेट सोशलिज्म का मतलब क्या हुआ कि राज्य द्वारा समाज में समानता लाने का प्रयास। दूसरी बात, वो बीमा पर राज्य के एकाधिकार की बात करते हैं, यानी इंश्योरेंस इंडस्ट्री शुड बी इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट।
तीसरी बात वो कहते हैं कि जो बेसिक इंडस्ट्री है उनका नेशनलाइजेशन होना चाहिए। चौथी बात वो कहते हैं कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था का पिछड़ापन है वो भूमि व्यवस्था में जो गड़बड़ी है उसके कारण है, तो अगर लैंड रिफॉर्म कर देंगे तो उस व्यवस्था में भी सुधार हो जाएगा। इसके अलावा उनका ये कहना है कि जो हमारी जो फार्मिंग है, जो खेती का तरीका है उसमें सुधार होना चाहिए। अगर उसे सामूहिक खेती में परिवर्तित कर दिया जाए तो बहुत सारी जो ग्रामीण लोगों की समस्याएं हैं उनमें भी सुधार हो जाएगा। अब इन सब सोच के आधार पर जब वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, जब वो ड्राफ्टिंग करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, क्योंकि जो ड्राफ्ट कमेटी है उसके चेयरमैन थे डॉक्टर अंबेडकर, तो जब वो ड्राफ्टिंग करते हैं तो अपनी इन विचारधाराओं को वो कॉन्स्टिट्यूशन में भी डालते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर आर्टिकल 46 अनुच्छेद 46 में कहते हैं, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल का हिस्सा है। क्या कहते हैं कि राज्य की ये जिम्मेदारी है, this is the responsibility of the state. What responsibility? That it cooperate the weaker section of the society. समाज के जो पिछड़े और कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं, जो पिछड़े और कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनकी सहायता करें, उनके वेलफेयर के लिए काम करें। आर्टिकल 17 में क्या कहते हैं वो? आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता को पूरी तरह समाप्त करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इस अस्पृश्यता के कारण जो हमारे समाज के जो दलित वर्ग के लोग हैं, जो अस्पृश्य हैं, उनकी आर्थिक स्थिति गंभीर बनी हुई है। तो आर्टिकल 17 में पूरी तरह से अस्पृश्यता को समाप्त करने की बात होती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बड़ा हिस्सा है सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध, आर्टिकल 268 टू 293। और सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन जो है, इसके ऊपर उन्होंने अपना रिसर्च वर्क भी किया हुआ है ना, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। तो यहां पर आर्टिकल 268 से 293 तक उन्होंने सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन को दिया। और उनकी सोच ये है कि जब तक संविधान में या कानून में हर चीज परिभाषित नहीं होगी, as long as everything in the constitution or law is not defined, टाइम एंड अगेन द रूलर विल वायलेट। जो सत्ताधारी लोग होंगे वो कानून का बार बार उल्लंघन करेंगे। तो ये भी एक कारण है कि अंबेडकर कानून में, संविधान में हर चीज को स्पष्ट करना चाहते हैं। ही वांट टू क्लैरिफाई एवरीथिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन, हर चीज को स्पष्ट करना चाहते हैं। और यही कारण है कि वो अलग अलग आर्टिकल्स में सेंटर और स्टेट के राइट्स को डिफाइन करते हैं। उन्होंने अलग अलग आर्टिकल्स में सेंटर और स्टेट के फाइनेंशियल रिलेशन को डिफाइन किया है। स्टेट के टैक्सेस क्या होंगे, सेंटर के टैक्सेस क्या होंगे, कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट होंगे जिन पर यूनियन यानी कि केंद्र टैक्स इंपोज कर सकते हैं, और कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट होंगे जिन पर कि स्टेट टैक्स इंपोज कर सकते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन कर दिया गया है। कितनी बड़ी बात है कि विवाद ना हो, देयर शुड बी नो डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, एंड दैट्स व्हाई अंबेडकर हैज क्लैरिफाइड दैट व्हाट सब्जेक्ट शुड बी in the state list to be taxed and what subjects what subjects should be in the union list to be टैक्स। तो ये अच्छी तरह से उन्होंने स्पष्ट किया कि कौन कौन से टैक्स कौन कलेक्ट करेंगे, केंद्र जो है कितना कर कलेक्ट करेंगे और राज्यों के बीच कैसे बांटेंगे, कौन कौन से टैक्स ऐसे होंगे जो यूनियन यानी केंद्र और राज्यों के बीच बांटे जाएंगे। इतना स्पष्ट तौर पर उन्होंने केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों को डिफाइन किया। इतना ही नहीं, अगर आप आर्टिकल 292 293 में जाएंगे तो वहां पर उन्होंने कर्ज लेने का अधिकार, कि स्टेट को कर्ज लेने का, डेब्ट लेने का, कर्ज लेने का अधिकार क्या होगा, और सेंटर के कर्ज लेने का अधिकार क्या होगा, और किस तरह से उसको डिफाइन किया गया है, ये भी उन्होंने बताया है। तो यहां पर अब सारे आर्टिकल्स तो यहां एक्सप्लेन नहीं करेंगे, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। यहां पर यह समझने के लिए, टू नोइंग दिस, कि अंबेडकर की जो आर्थिक विचारधारा है वो किस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था को, भारतीय संविधान को और भारतीय समाज को प्रभावित करती है, और अपनी आर्थिक सोच के आधार पर वो किस तरह का बदलाव भारतीय समाज में लाना चाहते हैं, यही चीज बताने का हमारा ये प्रयास था। उन्होंने आर्टिकल 280 के अंतर्गत फाइनेंस कमीशन को भी काफी महत्वपूर्ण स्थान दिया और ये इंडिकेट किया कि एक फाइनेंस कमीशन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 280, जो एवरी 5 इयर्स में प्रेसिडेंट के द्वारा बनाया जाए।
राष्ट्रपति बनाए प्रत्येक 5 साल में, और वो फाइनेंस कमीशन जो है ये काम करे कि टैक्सेस, जो डिविजिबल टैक्सेस हैं, उन डिविजिबल टैक्सेस में कितना हिस्सा स्टेट्स को मिले, कितना यूनियन को मिले, और इससे सेंटर और स्टेट के बीच जो डिस्प्यूट है वो कम से कम होगा, और स्टेट को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, और यूनियन को भी राज्यों को सहयोग करने का अवसर मिलेगा। तो इस तरह से अंबेडकर ने अपने इकोनॉमिक थॉट के अंतर्गत पूरी आर्थिक व्यवस्था को समझते हुए राष्ट्र में सामाजिक समानता, आर्थिक समानता को लाते हुए और स्वतंत्रता यानी फ्रीडम के महत्व को स्थापित किया है। और इस तरह से अंबेडकर की विचारधारा अपने आप में आज भी प्रासंगिक है। यही हमारी इस पूरे की पूरी थ्योरी का मर्म है। आगे भी अंबेडकर के विचारधाराओं पर हम चर्चा करेंगे। अगली क्लास में हम आपसे चर्चा करेंगे अंबेडकर की राजनीतिक और संवैधानिक विचारधारा, और उस विषय पर भी हम आपसे महत्वपूर्ण कुछ आर्टिकल्स और कॉन्स्टिट्यूशन में जो उनका योगदान है उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन हमारे साथ बने रहिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए तथा लाइक कीजिए। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि हमसे जुड़िए और लगातार ऐसे महत्वपूर्ण वीडियोस के साथ हम आपके सामने आते रहेंगे। धन्यवाद।